गुड मॉर्निंग भाई, चलिए। मोनिका दुबे गुड मॉर्निंग, प्रीति वर्मा, राम कुमार, सृष्टि मिश्रा, आकांक्षा मिश्रा, गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा चौधरी, अनूप सोनी, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, शुरू किया जाए। आवाज का चैप्टर है फॉस्फेजीन्स। आज हमको पढ़ना है फॉस्फेजीन्स, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स पूरा हो गया था। सिलिकॉन्स ऑफ फॉस्फेजीन, इस चैप्टर में ये दो टॉपिक हैं, सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन। तो सिलिकॉन्स तो आपने पढ़ लिया, और सिलिकॉन्स को आपको लगभग इस तरीके से लिखा दिए हैं कि एक याद करने पे सभी याद हो जाए। अब उसी में अगला है फॉस्फेजीन्स। फॉस्फेजीन्स क्या है? फॉस्फेजीन्स फॉस्फेजीन्स भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। फॉस्फेजीन भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। जैसे सिलिकॉन्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स थे, वैसे ही फॉस्फेजीन भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। और इस इनऑर्गेनिक पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, रिपीट होने वाली सबसे छोटी इकाई, वो है PnCl2 या PnX2। यही यूनिट बार बार रिपीट होता है और रिपीट होकर के पॉलीमर का निर्माण करता है। तो फॉस्फेजीन्स क्या हैं? फॉस्फेजीन्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। किससे बने होते हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन और हैलोजन से। रिपीटिंग यूनिट क्या होती है? PnX2N, ये रिपीटिंग यूनिट है। ये रिपीट होकर के चेन का निर्माण करेगा या साइक्लिक रिंग का निर्माण करेगा। हाँ, N की वैल्यू बताया गया कि थोड़ा फिक्स रेंज में है। साइकिल के केस में 3 से लेके 7 तक। रिंग के केस में जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n की वैल्यू बताया गया कि 3 to 7 होता है। सही भाई, समझ में आया ना? इंट्रोडक्शन समझ में आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया कि फॉस्फेजीन क्या है? फॉस्फेजीन भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये किससे बना होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या होती है जो बार बार रिपीट होकर के
पूरे पॉलीमर का निर्माण करता है। रिपीटिंग यूनिट को आप जानते हैं मोनोमर भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका मोनोमर क्या होता है, यानी वह यूनिट कौन सी है जिसके रिपीट होने पर पॉलीमर का निर्माण होगा। तो ये मोनोमर है। क्या मोनोमर है? Pn X2, यही मोनोमर है। ये रिपीट होगा, n बार रिपीट होगा तो पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा। आप जानते हैं फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 2 3 4 5। 2 से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, 1 से सिंगल बॉन्ड के द्वारा अगली यूनिट जुड़ी होती है, और डबल बॉन्ड होता है जिससे नाइट्रोजन जुड़ा होता है, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। तो यही है फास्फेजीन। इसको फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड क्या कहते हैं? फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो भैया इंट्रोडक्शन समझ में आया? लिखाया जाए। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि फास्फेजीन क्या है? बोलो सृष्टि मिश्रा, इंट्रोडक्शन समझ में आया? सुजीता पांडे, पारुल, सौरभ, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया? बोलो भाई। हाँ, यस सर। तो लिखाया जाए या नहीं? एक बार फिर से सुन लीजिए जो अभी तत्काल ज्वाइन किए हैं। फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड या फास्फेजीन क्या है? ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जो फास्फोरस, नाइट्रोजन और यक्स से मिलकर बना होता है। इसमें स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट यानी मोनोमर क्या होते हैं? Pn होते हैं, जो बार बार रिपीट होकर के चेन या रिंग का निर्माण करते हैं। रिंग के केस में स्मॉल एन की वैल्यू 3 से 7 तक होती है। सही है? सही है भाई। तो चलिए लिखा जाए, लिखते हैं। इन्वर्टेड कामा में लिखिए फास्फेजीन, फास्फेजीन आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स containing inorganic polymers containing alternate P and N, P यानी फास्फोरस, N यानी नाइट्रोजन, alternate P and N atom with two TWO substituent प्रतिस्थापी SUBS TITUENT with two substituent on each p atom। ये है। क्या होता है इसमें? पॉलीमर में P और N का जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट क्रम में होता है, और P के साथ 2 प्रतिस्थापी लगे होते हैं यक्स। इस पॉलीमर में
P डबल बॉन्ड N, ये अल्टरनेट क्रम में आएगा, जैसे ये है P डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड लगी यूनिट होगी तो P डबल बॉन्ड N, उधर ऐसे जाएगा P डबल बॉन्ड N, ये होगा। और इसके साथ साथ जो P है उसके साथ दो प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, इसको इन्वर्टेड कामों में कर दीजिए। इसको इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए। आगे लिखिए, दे हैव जनरल फार्मूला, दे हैव जनरल फार्मूला, दे हैव जनरल फार्मूला लिखा है Pn(x2) ब्रैकेट के बाहर n, Pn(x2) ब्रैकेट के बाहर स्मॉल n फुल स्टॉप। These compounds are cyclic, these compounds are cyclic और अथवा चेन पॉलीमर्स, these compounds are cyclic or chain polymers containing following repeating unit, containing following repeating unit, containing following repeating unit। और उसके बाद ये रिपीटिंग यूनिट बनाए हैं, इसको आप अगले लाइन में लिख लीजिए, containing following repeating unit, जिसमें निम्न रिपीटिंग यूनिट होगा, और वो रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, ये बना है, इसको बना लीजिए। अब इतना आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और लिख लेंगे। अब यहां यक्स का मतलब ये लगता है कि केवल हाइड्रोजन होगा, और होता भी ज्यादातर हाइड्रोजन है, लेकिन कुछ कंपाउंड में यक्स के जहां पे हाइड्रोजन तो होता ही है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा नोट कर लेना है कि जहाँ पे यक्स क्या है, जैसे हाइड्रोजन तो है ही है ज्यादातर केस में, और इसका जो प्रचलित कंपाउंड है वो है PnCl2 थ्राइस और PnCl2 4, यही हमको पढ़ना भी है। लेकिन यक्स यक के जहां पे दूसरे प्रतिस्थापी भी हो सकते हैं, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। लिखिए अगले लाइन से, वेयर जहां पर यक्स इक्वल टू, यक्स क्या क्या हो सकता है, यक्स इक्वल टू यप क्लोरीन Cl Br SCN CH3। अच्छा, ये सारी चीजें ग्रुप के रूप में लिखेंगे, ग्रुप के रूप में लिखा जाता है तो पीछे से बाण दिखाते हैं, है ना। मेथिल ग्रुप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, CH3 पीछे सबके बाण लगा के दिखाएंगे, CH3 C6H5 C6H5 ETC। हो गया भाई, इतना हो गया। इतने में कहीं कोई समस्या, इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तभी आगे सब समझ में आएगा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये अगर आप पढ़ लिए तो इसके बाद आपका 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। 8 में से 2 चैप्टर खत्म, कल खत्म हो सकता है या परसों खत्म हो सकता है। बोलो भैया, इतने में किसी को कोई समस्या हो तो लिखे। चलिए आगे लिखा जाए। लिखिए आगे,
आगे आप हाईलाइट करके लिख लीजिए या अलग कलर से लिख लीजिए। देखिए, these compounds are also called these compounds are also called inorganic rubber. Inorganic rubber. These compounds are also called inorganic rubber. इन कंपाउंडों को इनऑर्गेनिक रबर भी कहते हैं। मतलब कि अगर इनऑर्गेनिक रबर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आए तो आप समझ लीजिए कि उसमें यही लिखना है, इनऑर्गेनिक रबर भी कहते हैं। दीज कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक रबर। फुल स्टॉप, फिर आगे लिखें अगली लाइन से, इन फास्फेजीन, इन फास्फेजीन फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ये लिखा हुआ है फास्फोनाइट्रिलिक, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड आर बेस्ट नोन, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड आर बेस्ट नोन। इन कंपाउंडों में जो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है वो अच्छी तरह से पता है, उसके बारे में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, सारी चीजें ज्ञात हैं। आपको आगे फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पे ही अध्ययन करना है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, फास्फेजीन क्या है, इनऑर्गेनिक रबर क्या है, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड क्या है, यानी इसको 3 नाम मिला। अब तीनों में किसी पे भी क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख लें। मिटाला जाए, अब हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन सर ये लाइन रिपीट कर दीजिए कोमल लिसनर। कौन सी लाइन रिपीट कर दे? एक तो बोले हैं दीज कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक रबर, और उसके बाद बोले हैं इन फास्फेजीन फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड आर बेस्ट नोन, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड आर बेस्ट नोन। इन कंपाउंडों में फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड अच्छी तरह से ज्ञात है। अब हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में पहला प्रिपरेशन बोल रहे हैं, उसको नोट करिए, फिर आगे रिएक्शन लिखते हैं। पहला प्रिपरेशन नोट करिए, ए मिक्सचर ऑफ फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, a mixture of phosphonitrile chloride can be prepared a mixture of phosphonitrile chloride can be prepared by ammonolysis AMMONOLYSIS by ammonolysis of PCl5 by ammonolysis of PCl5 ammonolysis of PCl5। तो क्या रिएक्शन होगा? PCl5 और अमोनिया, इससे बन जाएगा PnCl2 थ्राइस। अब अगर बैलेंस करेंगे
इसको 3 कर दें, इसको 3 कर दें। फास्फोरस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, क्लोरीन 15 है। अब उसको अगर आप बैलेंस करेंगे, यहाँ क्लोरीन 6 है, 15 में से 6 9HCl। इसी तरह से PCl5 प्लस अमोनिया, PnCl2 4 और प्लस यहां देखें 4 फास्फोरस है तो 4 तो यहां करना पड़ेगा। अब 4 पंजे 20 ये हो गया 20, तो 20 क्लोरीन भी हो यहाँ है और यहाँ जो है 8 क्लोरीन है, यानी यहाँ पे अगर हम लिखें 12 HCl तो सेट हो जाना चाहिए। ये ट्राइमर है और ये टेट्रामर है। ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, ये है टेट्रा फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, ये नोट कर लें। यहां N4 करना पड़ेगा। देखिए तो ये हो गया ट्राइमर और टेट्रामर, ट्राईफास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड और टेट्राफास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, ये फास्फेजीन के ट्राइमर और टेट्रामर है। फास्फेजीन के ट्राइमर और टेट्रामर है। इसमें नोट हो गया हो तो आगे बोले हो गया। अब जब आप अमोनोलिसिस कराएंगे, या अमोनोलिसिस रिएक्शन है, अमोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, आपको सेकेंड ईयर में साल्वोलिसिस रिएक्शन पढ़ाए हैं। साल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, वह रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दो भाग में स्प्लिट हो जाए और केटानिक पार्ट या एनानिक पार्ट सॉल्यूट स्पीशीज से जुड़ जाए, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं साल्वोलिसिस रिएक्शन। ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में अमोनिया है, ये दो भाग में कहाँ टूटा दिखा, ये दिख रहा है। दो भाग में कैसे टूटा, N बना और H बना, यानी N माइनस और H प्लस में टूटा होगा, तभी यहाँ पे केवल इसके साथ N जुड़ा है और H जाके दूसरे के साथ जुड़ गई। इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, अमोनोलिसिस। ये कौन सा रिएक्शन है, अमोनोलिसिस। फिर से सुनिए, अमोनोलिसिस किससे बना, साल्वोलिसिस रिएक्शन से। पिछले क्लास में आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ाए थे, तो उसमें साल्वोलिसिस रिएक्शन आया था। साल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होते हैं, वे रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दो भाग में टूट जाए। दो भाग का मतलब केटानिक पार्ट और एनानिक पार्ट, और सॉल्यूट स्पीशीज से, यानी सॉल्यूट भी टूटेगा। अगर ये दो भाग में टूटेगा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, तो सॉल्यूट भी स्प्लिट होगा। तो सॉल्वेंट का केटानिक पार्ट सॉल्वेंट के एनानिक से जुड़ जाए और एनानिक पार्ट केटानिक से जुड़ जाए, इस तरह से जो प्रोडक्ट प्राप्त हो उसे कहते हैं साल्वोलिसिस रिएक्शन।
सॉल्वेंट के रूप में अगर आप वाटर का प्रयोग करते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सॉल्वेंट के रूप में अगर आप लिक्विड अमोनिया का प्रयोग करते हैं तो अमोनोलिसिस होगा। ये सब आप जानते हैं। अब अगला रिएक्शन नोट करिए। अगला पॉइंट, अगला रिएक्शन, द मिक्सचर ऑफ फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, द मिक्सचर ऑफ फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड is obtained, the mixture of phosphonitrile chloride is obtained by heating phosphorus pentanitride, phosphorus pentanitride, phosphorus pentanitride in chloride, phosphorus pentanitride in chloride at 700 डिग्री सेंटीग्रेड, at 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे बनेगा? फास्फोरस पेंटानाइट्राइड, फास्फोरस पेंटानाइट्राइड NCl2 PnCl2 N, PnCl2 N प्लस अदर प्रोडक्ट, टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड। फास्फोरस पेंटानाइट्राइड, ये हो गया दूसरा प्रिपरेशन। फास्फोरस पेंटानाइट्राइड को क्लोरीन में 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो हमको फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड प्राप्त होगा। अब यन है, इसका मतलब कि चेन भी मिल सकता है, साइक्लिक रिंग भी मिल सकता है, ट्राइमर और टेट्रामर का। तो इसको क्या लिखें? फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, ये हो गया दूसरा प्रिपरेशन। नोट कर लीजिए हम लोग। सौम्या पटेल, यस सर। पूजा चौधरी, चलिए भाई आगे चलते हैं। एक और लिख लीजिए, 60 नोट आता है, लिखना आपको एक ही रहेगा। इससे 60 नोट आता है तो आपको एक ही लिखना रहेगा। हाँ चलिए अगला नोट करें। ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड is obtained by heating, is obtained by heating tetrasulfur tetranitride, by heating tetrasulfur
टेट्रानाइट्राइड एंड थायोनिल क्लोराइड, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड एंड थायोनिल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, S4N4 प्लस SOCl2 प्लस PCl5। इधर बन जाएगा PnCl2 थ्राइस प्लस 10 सल्फर, ये 4 है, भी बैलेंस कर लेंगे डायरेक्ट, 3O2 यहां नीचे लिख देते हैं प्लस 3O2 और प्लस 12Cl2 ये 6 और ये 12 बैलेंस करेंगे तो सब आ जाएगा। और ये हो गया, देख नहीं रहा, प्लस 3O2 और प्लस 12Cl2। अब दिखा, ये 10S है, 10S, यस का मतलब सल्फर, और ये हो गया ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड थायोनिल क्लोराइड। तीन प्रिपरेशन है, कोई दो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पर्याप्त है, क्योंकि 60 नोट इससे आता है, या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आता है, आगे आप लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। नोट हो गया भैया, और नोट हो गया, और साथ में इतने में कोई समस्या भी नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, फास्फोनाइट्रिक कंपाउंड क्या है, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, फास्फोरस नाइट्रोजन और यक्स से मिलकर बने होते हैं। पी डबल बॉन्ड एन बार बार रिपीट होता है अल्टरनेट क्रम में। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, PnCl2 PnX2, जो रिपीट होकर के पूरे पॉलीमर का निर्माण करता है। इनऑर्गेनिक रबर भी कहते हैं। साइक्लिक में यन की संख्या 3 से 7 तक हो सकती है, इसको शायद दिखाए नहीं, इसको कहीं नोट कर लीजिए। साइक्लिक के केस में यन की वैल्यू 3 से 7 तक होती है। आगे लिखाया जाए, बोलो भैया, इतने में कोई समस्या हो गया तो ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। प्रिपरेशन कंप्लीट, कोई दो ही याद कर लीजिए, पर्याप्त है। पहला वाला तो बहुत ही इजी है, वही याद कर लीजिए। क्या, कौन सा, अमोनोलिसिस, उसमें सीधा है PCl5 का अमोनोलिसिस करेंगे। दूसरा भी बहुत इजी है, तीसरा भी इजी है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, दूसरा भी इजी है। चलिए अब हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लीजिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज,
फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए इसमें। पहला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अब इसको देखिए ऐसे बोलेंगे PnCl2, ये 3 है तो थ्राइस बोलेंगे या 3 बोलेंगे, और PnCl2 4 है तो फिर 4 बोलेंगे, इस तरह लिखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PnCl2 3, ये लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PnCl2 3 यानी ट्राइमर इज 114 डिग्री सेंटीग्रेड, 114 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PnCl2 3 यानी नहीं ट्राइमर इज 114 डिग्री सेंटीग्रेड, 114 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 256 256 डिग्री सेंटीग्रेड, 256 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। it is soluble in benzene, it is soluble in benzene, बेंजीन में soluble है, soluble in benzene, ether, benzene ether and CCl4, बेंजीन ईथर एंड CCl4। अच्छा, ये बेंजीन ईथर और CCl4 में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है? आपको सेकेंड ईयर में एक कॉन्सेप्ट इसको लेके बताया गया है, तो उसके आधार पे बताइए वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं? बेंजीन में सॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं है, क्यों बताएं सर? वाटर में सॉल्युबिलिटी ना होने का क्या कारण? आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है लाइक, हाँ नॉन पोलर, सही है शिवांगी सिंह। इसका मेन कारण है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कैरेक्टर होने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। आपने पढ़ा लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर में, जिसके अनुसार वही सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं जिनका कैरेक्टर सॉल्वेंट से मिलता है। कौन सा कैरेक्टर मिलता है? उनकी पोलरिटी मैच करे, नॉन पोलरिटी मैच करे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुटेबल हो, डाइपोल मोमेंट सुटेबल हो, तब वो उसमें डिजॉल्व होगा। तो आप जान रहे हैं PnCl2 कोवैलेंट कंपाउंड है, वाटर आयनिक है, इसलिए उसमें डिजॉल्व नहीं होता। और जिसमें ये डिजॉल्व होने के लिए बता रहा वो भी कोवैलेंट है, जैसे ये कोवैलेंट वैसे बेंजीन कोवैलेंट, वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवैलेंट, इसलिए उसमें सॉल्युबल है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PnCl2 यानी टेट्रामर, melting and boiling point of PnCl2 is 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 328.5 328.5 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। ये दोनों कंपाउंड का ही अध्ययन आपको करना है मेन रूप से, इसलिए दोनों के बारे में ही बताया जा रहा है। इसे देख ले, 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 328.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट थोड़ा इसी में, अगला पॉइंट इसी में नोट करिए, इसी में नोट कर लिए।
इसी पॉइंट में, इट इज लेस सॉल्युबल, इट इज लेस सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड in comparison to in comparison to PnCl2 3, यानी जो टेट्रामर है वो ट्राइमर की तुलना में इन सभी में लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल। और लेस सॉल्युबिलिटी के रीजन में क्या है, अभी बताए थे कि कैरेक्टर अगर मैच कर जाए तो सॉल्युबल होगा, अगर डिफरेंस होगा तो इनसॉल्युबल होगा। अब ये ट्राइमर और टेट्रामर वास्तव में दोनों साइक्लिक कंपाउंड है, अभी आगे आपको बनाना है इसको। टेट्रामर वाले में पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ज्यादा पाई बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होंगे, इसलिए उसका डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा। डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाने के कारण और साइज बड़ी होने के कारण दो फैक्टर हैं, एक तो डीलोकलाइजेशन बढ़ गया और दूसरा ट्राइमर से टेट्रामर की साइज बड़ी हो गई। इन दोनों के कारण उसमें सॉल्युबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर उसकी तुलना में टेट्रामर में बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें अब वेरिएशन मिलने लगा। जो पोलरिटी है वो पोलरिटी का जो मैचिंग था वो गड़बड़ा गया। तो ये है लाइट डिजॉल्व लाइट कॉन्सेप्ट का सीधा यही मतलब होता है कि समान कैरेक्टर के सॉल्यूट समान कैरेक्टर के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अब उसमें चाहे वेरिएशन आयनिक कैरेक्टर में आए चाहे वेरिएशन कोवैलेंट कैरेक्टर में आए तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, जितना मैच करेगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हो गया। अगला पॉइंट नोट करें, एक केवल और, these two compounds are toxic, these two compounds are toxic, these two compounds are toxic, full stop। in a vacuum, निर्वात में in a vacuum these two compound at 250 degree centigrade, at 250 degree centigrade give iron elastic polymer, give iron elastic polymer, elastic polymer of molecular weight, elastic polymer of molecular weight greater than 20,000, 20,000 से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड देता है। क्या लिखे कि ट्राइमर और टेट्रामर यानी PnCl2 थ्राइस और PnCl2 4, इसको जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये लॉन्ग चेन पॉलीमर देता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 20,000 के रेंज में होता है। कैसे वो वाला कंपाउंड होगा उसको बना भी लीजिए, P डबल बॉन्ड N, P
डबल बॉन्ड N, P डबल बॉन्ड N, P डबल बॉन्ड N, Cl 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 ClC, लॉन्ग चेन पॉलीमर। जब इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इसको PnCl2 थ्राइस और PnCl2 यानी ट्राइमर, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड, ये साइक्लिक कंपाउंड दोनों होते हैं। ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक कंपाउंड और टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड या कंपाउंड, ये दोनों साइक्लिक होते हैं। और जब इनको 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो लॉन्ग चेन पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट का विस्तार 20,000 के करीब होता है। हो गया भैया, नोट हो गया? बताएं सर। निवेदिता, यस सर। प्रीति वर्मा, क्या समझ में नहीं आया? अंकिता सिंह, क्या समझ में नहीं आया? इतने में क्या समझ में नहीं आया? प्रीति वर्मा, अंकिता सिंह, दो लोग बताइए। आज इंट्रोडक्शन से लेके और फिजिकल प्रॉपर्टी तक कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई? और अंकिता सिंह, ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया, उसके बाद प्रिपरेशन 3 लिखा दिए हैं, 2 ही पर्याप्त है क्योंकि 60 नोट आता है, 2 भी आपको नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में ट्राइमर और टेट्रामर है, उसकी थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये आपको याद कर लेना है। और लास्ट में यही लिखा दिया कि ट्राइमर और टेट्रामर को जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वो ओपन होके लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाता है। तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला पढ़ना है हाइड्रोलिसिस। पहला इसमें हेडिंग है हाइड्रोलिसिस। PnCl2 थ्राइस का बनना है। तो PnCl2 थ्राइस को अभी तक आपने फार्मूले के रूप में लिखा है। अब उसको जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा। ये है ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड PnCl2 थ्राइस। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में Cl रिप्लेस होगा, उसके स्थान पर OH लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? PN PN OH OH
OH OH OH OH अल्टरनेट पाई बॉन्डिंग ये बन जाए। सही है भाई। अब इसके आगे क्या होगा, इतना आज नोट कर लें, इतना आज पहले नोट कर लें, इतना तो आसानी है। इसमें निकलेगा क्या, HCl निकलेगा, बैलेंस करके निकालें तो 6 HCl है, 6 क्लोरीन है तो 6 HCl निकलेगा। ये क्या है, ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड प्राइमर। प्राइमर नोट कर ले इसको। और ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान है क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं, कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस करने पर Cl निकल गया, OH जुड़ गया। फिर ये हाइड्रोलिसिस किस कैटेगरी में आएगा, सॉल्युलिसिस में आएगा। सॉल्युलिसिस क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दो भाग में टूट जाए और या तो निगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूट स्पीशीज से जुड़ जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉल्वेंट H2O H+ और OH- में टूट जा रहा है और सॉल्यूट स्पीशीज से कौन जुड़ रहा है, OH-, यानी Cl- निकल रहा, OH- जुड़ रहा है। ये हो गया हाइड्रोलिसिस। नोट हो गया भाई, नोट हो गया। इतने में किसी को कोई समस्या, समस्या तो किसी को रहता ही नहीं क्योंकि ऊपर वाले से हमको वरदान मिला था कि आपके पास जो लड़के जाएंगे वो पहले से बहुत ज्ञानी रहेंगे, इसलिए समस्या नहीं होती। बोलो भैया आगे कुछ, खाना पीना छोड़ के कुछ पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई जरूरी नहीं कि सुबह नाश्ता लेके बैठ जाओ। हाँ ठीक है, आ गया तो तैयारी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बंद करें, कल या परसों ये आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू।